Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. MSc Semester 3rd, Paper 3rd, Unit 5th, Chemistry की हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट यूनिट 5th का मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने कई सारे रीअरेंजमेंट और रिएक्शंस को देखा है कि किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या उनके एप्लीकेशंस हैं। इसी क्रम में हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के पार्ट 11th में 10th में हमने बेकमैन रीअरेंजमेंट शुरू किया था। उस बेकमैन रीअरेंजमेंट में हमने देखा कि किस तरह से बेकमैन रीअरेंजमेंट में इसकी मैकेनिज्म भी हमने देखी और इसका क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं वो भी हमने इसमें देखा है। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म में हम देखें, इसी के मैकेनिज्म को अलग अलग एग्जांपल्स के द्वारा कंटिन्यू करके अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर किस तरह से ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो भी हम इसमें देख सकते हैं। तो इसी क्रम में हम देखें कि मैकेनिज्म इसकी क्या होगी। व्हेन द माइग्रेशन ऑफ द एंटी ग्रुप which has been confirmed in the conversion of 2-chloro-5-nitro benzophenone oxime to a chloronitro benzanilide. It earlier studies the configuration of this particular oxime was established by its ready conversion to a nitro substituted phenyl benzoxyl, thereby revealing that the nitrated benzene ring lies on the same side of the C double bond N linkage as the OH group. When this oxime is subjected to undergo Beckmann rearrangement, the phenyl group rather than the nitrated benzene ring gets migrated to the nitrogen. तो इसको अगर हम देखें कि किस तरह से 2-chloro-5-nitro बेंज एनिलाइड ऑक्सीम जो है फिनाइल ऑक्सीम, ये किस तरह से बेकमैन रीअरेंजमेंट से शिफ्ट होकर बेकमैन रीअरेंजमेंट के साथ में क्रिया करके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं ऑक्सीम्स से। अगर इसको हम इसमें देखें तो ये वाला जो कंपाउंड है हमारा 2-chloro-5-nitro फिनाइल बेंजल ऑक्सिम, इस कंपाउंड को जब हम बेकमैन रिएक्शन से करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। जबकि अगर कोल्ड एल्कली की प्रेजेंस के अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें 6 और 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स से फॉर्म्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एज द एंटी ग्रुप ऑलवेज माइग्रेट्स, it is evident that either the breakage of the NO bond and the
group migration are synchronously, or these two steps may be following each other quickly. There is so much certainty in the migration of the anti-group in the Beckman rearrangement that it is normally the configuration of a particular auxin which can be established readily by identifying its rearrangement product. तो इसके अंदर एंटी माइग्रेशन होगा ग्रुप्स का, और ये जो एंटी माइग्रेशन होता है वो किस तरह से होता है इसको हम इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं कि अगर हमने ये लिया है फिनाइल ऑक्सीम्स, तो ये फिनाइल ऑक्सीम्स जो हैं वो बेकमैन रिएक्शन के द्वारा इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसको लेते हैं एंटी, और यदि हम इसको सिस फॉर्म में लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ये बनता है। तो ये सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म के अंदर इसमें बनते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन जो है वो सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म के अंदर होता है। In the Beckman rearrangement, the carbon atom of the migrating group retains its configuration. In the Beckman rearrangement, the carbon atom of the migrating group, जो migrating group का कार्बन एटम है, retain its configuration, वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को वैसे ही रखता है, कार्बन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। नाइट्रोजन पे अटैच जो कार्बन से अटैच्ड ग्रुप हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। जो नाइट्रोजन से अटैच्ड ग्रुप हैं वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं एंटी या सेन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। बाय कैरिंग आउट द वेरियस सीरीज ऑफ रिएक्शंस कैन ए proved retention of configuration as well as correlated Beckman and Hofmann rearrangements. In the series of experiment, optically active 3-heptyl carboxylic acid after converting into amides was subjected to the Hofmann rearrangement. In other series of experiment, the same acid was first converted into 3-heptyl methyl ketone, and then the oxime of this ketone was subjected to the Beckman method. Both these rearrangements gave the same optical isomer of 3-heptyl amine. ये हम देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर बेकमैन रीअरेंजमेंट से हम करवाएं या हॉफमैन रीअरेंजमेंट के द्वारा सेम प्रोडक्ट का हमसे हमारे पास में फॉर्मेशन होता है। तो ये सेम प्रोडक्ट जब हम करवाते हैं 3-हेप्टाइल एसिड के साथ में इसका ये रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 और कैडमियम डाइमिथाइल कैडमियम के साथ में, तो ये फॉर्मेशन होता है एक कंपाउंड का। ये प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीम्स के अंदर चेंज होता है। ये ऑक्सीम्स जो हैं वो बेकमैन रीअरेंजमेंट से चेंज होके CONH ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, अमाइड ग्रुप का, और ये अमाइड जो हैं वो हाइड्रोलिसिस पे एमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से जब 3-हेप्टाइल एसिड को हम रिएक्शन करवाते हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट से, तो इसके अंदर भी CONH2 ग्रुप का ये फॉर्मेशन होता है, जो कि हाइड्रोलिसिस पे सेम प्रोडक्ट हमारे को मिलता है, अमीन का फॉर्मेशन होता है।
तो हॉफमैन और बेकमैन रीअरेंजमेंट से हम सेम प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन इससे कर सकते हैं. बट द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट द माइग्रेटिंग कार्बन is as well certain in the Hofmann rearrangement. Therefore, it means that the Beckmann rearrangement also takes place with retention of configuration. Furthermore, the migrating group does not become free from the remainder of the molecule, and it is evident that the breakage of C-C bond and the formation of the new CN bond occur synchronously. Beckmann rearrangement is not an intramolecular process. The carbonium ion once formed may undergo combination with a hydroxyl ion present in solution. When the rearrangement of benzophenone oxime into benzanilide was studied in the presence of water having heavy oxygen O18, the product contained the heavy isotope. तो प्रोडक्ट के अंदर भी जो है वो हम देखें कि यही ऑक्सीजन जो है वो काम में आती है, जबकि हम इसके अंदर अगर ये ऑक्सीम्स को PCl5 और H2O18 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल ग्रुप की, ये भी आइसोटॉपिक ऑक्सीजन ही होंगी, हैवी ऑक्सीजन, और ये चेंज हो जाता है NH6H5. From this example, it is evident that the Beckmann rearrangement reasonably mechanism for the Beckmann rearrangement as follows. Beckmann rearrangement. Does not involve any intramolecular exchange of the hydroxyl and the phenyl group, but it forms a carbonium ion which accepts hydroxyl ion or a water molecule from the solvent. Thus, a complete loss of the original oxygen from the molecule takes place during the reaction. तो इसके अंदर जो है वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं होता है किसी भी तरह का, तो इसका रीजनेबल मैकेनिज्म फॉर द बेकमैन रीअरेंजमेंट एज फॉलोज. तो इसकी क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये जो है वो रिएक्शन करता है, रीजनेबल मैकेनिज्म क्या है, इसको हम देख सकते हैं. तो ये रीजनेबल मैकेनिज्म हम इसकी बना सकते हैं. तो ये बेकमैन रीअरेंजमेंट्स के अंदर किस तरह से हम बता सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, केवल इनके अंदर ऑक्सीम्स जो हैं वो अमीन्स के अंदर चेंज होते हैं. तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे कि किस तरह से बेकमैन और हॉफमैन रीअरेंजमेंट साथ साथ
सिंक्रोनाइज्ड वे में चलते हैं। थैंक यू।